हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं थ्योरी चैनल। आज की इस एपिसोड में हम पेज नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, क्राउन जनरल नॉलेज बुक का। इससे पहले की वीडियो में आप इस चैनल पे जाओगे तो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है। तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें कि हम सोर्सेज को पढ़ रहे हैं कि किन किन सोर्सों से, किन किन स्रोतों से हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दो तरह के सोर्स होते हैं, इंडिजीनियस और फॉरेन सोर्स। इंडिजीनियस में हमने पढ़ा है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स यानी कि जो लिटरेचर से संबंधित है, जैसे कि हिंदू लिटरेचर, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बहुत तरह की किताबें लिखी गई थी साइंटिफिक टेम्पर पे, हेल्थ पे। बहुत सारे किताबें जो हैं वो एंशियंट टाइम में लिखी गई थी, तो उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा जैन लिटरेचर के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। उसके बाद हमने जो सेकंड टॉपिक जो था वो था आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसमें हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से पत्थर और गुफाओं में लोग जो है खुदाई करके कुछ लिख देते थे, जिसकी मदद से हम आज जान पाते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे। तो इंस्क्रिप्शन हो गया है। उसके बाद हमने पढ़ा मोनूमेंट्स के बारे में, मोनूमेंट्स और क्वाइंस के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है क्वाइंस, हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज का टॉपिक है मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स यानी मोनूमेंट्स जो है, जैसे कि टेम्पल होते हैं, स्तूप होते हैं, मोनास्ट्री होते हैं, तो इन सबको मोनूमेंट्स कहा जाता है। तो बहुत सारे जो प्राचीन युग के जो राजा रानी थे वो मोनूमेंट्स बनवाते थे, यानी स्तूप बनवाते थे, टेम्पल्स बनवाते थे। तो वो भी हमें हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट टाइम के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से वो भी एक सोर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पेज नंबर 3। तो जो मंदिर है देवगढ़ झांसी में और भितरगांव कानपुर में, वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है गुप्ता के टाइम में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। गुप्ता का रूल कैसा था, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ कैसी थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो झांसी का मंदिर है देवगढ़ में और कानपुर का मंदिर है भितरगांव में, ये बतलाता है। उसके अलावा जो कंबोडिया में एक मंदिर है एंकर वाट करके, और बोरोबुदुर जो एक टेम्पल है जावा में, वो भी इंडोनेशिया में है। ये बताता है कि इंडियंस जो है वो काफ़ी फार ईस्ट, काफ़ी ईस्ट तक ट्रैवल कर चुके थे और अपना पावर, अपना कल्चर जो है वो अलग अलग देशों तक पहुंचा चुके थे एंशिएंट टाइम में भी। तो ये सब कैसे पता चल रहा है हमें? मंदिर को देख के कि वो जो मंदिर है वो हिंदू आर्किटेक्चर पे बना है, वहाँ हिंदू गॉड का पूजा किया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है हमें मोनूमेंट से पता चलता है, और ये दिखाता है कि हमारा एंशिएंट टाइम में हिंदुइज्म जो है वो फार ईस्ट तक था और काफ़ी प्रोग्रेस था, काफ़ी प्रोग्रेसिव एक रिलीजन था। अब आते हैं फॉरेन सोर्स के बारे में। हमने मोनूमेंट्स डिस्कस कर लिया, क्वाइंस डिस्कस कर लिया, सिक्कों के बारे में पढ़ लिया, इंस्क्रिप्शन यानी भीमबेटका ऐसे स्थल जहाँ पे खुदाई करके बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं फॉरेन सोर्स के बारे में। फॉरेन सोर्स यानी वैसे राइटर्स जो कि फॉरेन के थे, इंडिया के नहीं थे, वो भारत में घूमने आते थे और वो किताब या कुछ लिखते थे भारत के डायनेस्टी के बारे में। तो कुछ किताबों के नाम मैं लूँगा और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स या राइटर्स के नाम लूँगा और उनसे आपको याद करना है, जो कि जीएस के एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहला है हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या था? हेरोडोटस ने बुक लिखा है द हिस्ट्रीज। इसमें उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में बताया है। हेरोडोटस ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में द हिस्ट्री नामक बुक में बताया है। फिर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो सेलुलस निकेटर जो था उसका एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है। और उसने एक बुक लिखा था मेगास्थनीज ने, उसका नाम था इंडिका। इंडिका जो बुक था वो ओरिजिनली जो लिखा गया था वो लोस्ट हो गया, मतलब काफ़ी जनरेशन बीत जाने की वजह से और अच्छे से संभाल के नहीं रखने की वजह से वो गुम गया। लेकिन बाद के जो राइटर्स हुए वो कोट कर देते थे उसके बारे में कि हाँ मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में ये लिखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाइलेशन को इकट्ठा करके हम जान पाते हैं कि मेगास्थनीज का जो बुक था उसमें जनरली क्या लिखा हुआ था। तो उसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो मेगास्थनीज देता है अपने बुक द इंडिका में। फिर कुछ ऐसी बुक भी होती है जो कि जिनका ऑथर का पता नहीं चलता यार, मतलब जैसे वेदास है, वेदा किसने लिखा किसी को नहीं पता। तो वैसे ही कुछ एनोनिमस ऑथर, मतलब जिनका नाम हमें नहीं पता, जैसे पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी। पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी जो है वो लिखा गया था किसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये बताता है कि रोमन जो है, रोमन एम्पायर
किस तरह से व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, कहाँ, पर्शियन गल्फ में, रेड सी में, इंडियन ओशन में किस तरह से व्यापार करते थे, इसके बारे में द पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी बताता है। ये किताब का नाम है, जो कि रोमन के बारे में बताता है। अगले जो ऑथर या बुक है वो है पेटलोमी का बुक, ज्योग्राफी से रिलेटेड। पेटलोमी का बुक जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो भारत के एंशियंट ज्योग्राफी और एंशियंट कॉमर्स के बारे में बताता है। स्पेलिंग है इसका PTOLEMY। तो ये इन्होंने किस पे बुक लिखा था, ज्योग्राफी के बारे में लिखा था। फिर है प्लिनी। प्लिनी भी एक बहुत ही मशहूर राइटर थे। उन्होंने लिखा था नेचुरलिस हिस्टोरिया। नेचुरलिस हिस्टोरिया कब लिखा था, फर्स्ट सेंचुरी एडी में लिखा था। और यह किस भाषा में लिखा था, तो लैटिन भाषा में लिखा था। लैटिन भाषा में लिखने की वजह से क्या हुआ, ये इसमें जो है इंडिया और इटली के ट्रेड रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो प्लिनी ने किताब लिखा नेचुरलिस हिस्टोरिया फर्स्ट एडी में, जिसमें कि इंडिया और इटली के बारे में बताया गया है। फिर है कॉस्मोस इंडिको प्लूटस। तो ये सबसे अंतिम पॉपुलर स्कॉलर माना जाता है जिसने इंडिया के बारे में किताब लिखा। और यह ग्रीस और रोम दोनों जगह से बिलोंग करता था। अलेक्जेंड्रिया में, अगर कोई खास जगह माने तो अलेक्जेंड्रिया में बिलोंग करता था, जो कि इजिप्ट के कल्चर का एक इपी सेंटर माना जाता था अलेक्जेंड्रिया उस समय। तो उसने किताब लिखा था। और किसके बारे में लिखा था, तो बेसिकली इंडिया में जो भी क्रिश्चियन थे उस समय, क्रिश्चियन रिलीजन जो भी थोड़ा बहुत भी था, वो क्रिश्चियन रिलीजन और इंडिया और श्रीलंका में क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में किताब लिखा था, कॉस्मोस इंडिको प्लूटस। फिर ये तो रहे बहुत सारे रोमन और ग्रीक ऐसे राइटर्स के नाम थे। अब चाइनीज़ राइटर के बारे में आते हैं कि चाइनीज़ ट्रैवलर या चाइनीज़ राइटर्स कौन कौन आए थे और कौन कौन जो है फॉरेन सोर्स प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो चाइनीज़ राइटिंग में जो है फाइयान जो है वो 399 AD से लेके 414 AD के बीच में थे। वो भारत आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। उन्होंने किताब लिखा था, किताब का नाम था फू क्यो की। नाम चाइनीज़ का आपको पता है कैसा रहता है। और उन्होंने क्या बताया था कि गुप्ता के एम्पायर में किस तरह का धार्मिक वहाँ पे प्रचलन है, कैसा सामाजिक व्यवस्था है, कैसी इकोनॉमिक यानी आर्थिक व्यवस्था है, इसके बारे में गुप्ता पीरियड के बारे में बताने वाले जो ट्रैवलर जो ऑथर थे वो थे फाइयान। फिर जो सेकंड राइटर जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो आए थे हर्षवर्धन के समय यानी 629 AD के आसपास। और उन्होंने लिखा था CU, अगेन बुक का नाम वैसा ही है CU, और राइटर का नाम है युआन स्वांग। नाम देख लो आप कैसा है। उन्हें बोला जाता था प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या मास्टर ऑफ लैंड या आज का शाक्य मुनि। किसको बोला जाता था, युआन स्वांग को। और ये इंडिया आए थे और इन्होंने इंडिया को क्या बोला था, लैंड ऑफ द मून्स बोला था। किसने बोला था, युआन स्वांग ने। कब आए थे, 629 AD के आसपास। कब, किसका राज्य था, हर्षवर्धन का। इससे पहले हमने पढ़ा फाइयान, वो किसके राज्य में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के राज्य में। अब तीसरे जो चाइनीज राइटर है वो है इत्सिंग जो है 673 AD से लेके 695 AD के बीच में आए थे, यानी 7th सेंचुरी में आए थे। और वो उन्होंने पीपुल को, मतलब लोगों के, यहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन बताया हमें कि लोग कैसे रहते थे, उनका धार्मिक स्थिति कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसा था, इसके बारे में बताया। तो चाइनीज़ में ये 3 नाम हमने पढ़ा, फाइयान, ह्यूआंगसांग और इत्सिंग। उसके बाद आता है तिब्बतियन हिस्टोरियन। उस तिब्बत से भी रिलेटेड कुछ हिस्टोरियन थे, जैसे कि तारानाथ। तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारे बताते हैं कि बुद्धिज्म कैसे पनपा, कैसे आया, उसके बारे में बताते हैं। और बहुत सारा वर्क है जैसे मनी, बका, बम, ये सब क्या है, तिब्बत और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इससे मिलता है। तो हमने ग्रीक ऑथर्स, ग्रीक ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा, चाइनीज़ ऑथर्स, चाइनीज ट्रैवलर के बारे में पढ़ा। अब आते हैं अरब ट्रैवलर्स के बारे में। तो अरब ट्रैवलर्स में बेसिकली कुछ नाम काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कि सुलेमान या अल मसूदी
अल बेरूनी, नाम आपने सुना होगा, नहीं तो याद कर लो, सुलेमान अल मसूदी अल बेरूनी। सुलेमान जो किताब लिखे थे उसका नाम था सिलसिलत अल त्वारिख, मतलब त्वारिख जो है सुलेमान लिखे थे। जिहाब जो है अल मसूदी लिखे थे, मुरुज उल जिहाब, जिहाब किसने लिखा था? अल मसूदी ने। त्वारिख किसने लिखा था? सुलेमान ने। अल बरूनी, अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के टाइम पे भारत आए थे और उन्होंने लिखा था तहकीक हिंद, इसमें कि भारत में रहने वाले लोगों के बारे में उन्होंने बताया था। तो इस तरह से फॉरेन सोर्सेज में बेसिकली ग्रीक ट्रैवलर्स, चाइनीज ट्रैवलर्स, अरब ट्रैवलर्स हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ फॉरेन, जैसे हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ा था पहले यार कि पत्थरों पे ये सब इंस्क्रिप्शन लिखा रहता है, तो उसी तरह से फॉरेन के कुछ भी इंस्क्रिप्शन हैं जो कि हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। पहला नाम जो है वो है बोगाज कोई, इसको बोला जाता है एशिया मिरर। तो ये जो है ये बताता है वैदिक गॉड के बारे में, मतलब वेद से रिलेटेड जो गॉड थे पहले हिंदुइज्म में, जैसे कि मित्र, वरुण, इंद्र, सत्य, तो ये सारे गॉड के बारे में बताता है। और यह भी दिखाता है कि आर्यन ट्राइब्स जो है किस दिशा से, किस डायरेक्शन से आए थे। फिर है हेलिडोरस जो है ग्रीक का एम्बेसडर माना जाता था और उन्होंने लिखा है बेसनार गरुड़ पिलर, ये बनवाया है बेसनार गरुड़ पिलर विदिशा में। और ये बताता है भागवत रिलीजन के बारे में, भारत में पहले भागवत रिलीजन था तो उसके बारे में बताता है हेलियोडोरस, जो कि बेसनार गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे? विदिशा में। तो इस तरह से जो है हमने फॉरेन सोर्स को भी पढ़ा। इससे पहले हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन कहाँ पे हैं, किस लिपि में लिखे जाते थे, ये पढ़ा था। इंस्क्रिप्शन के नाम पढ़े थे, जैसे प्रयाग प्रहस्ती हो गया, नासिक केव इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया था ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वाइंस के बारे में कि कौन से किसके राज्य में ज़्यादा क्वाइन बनता था, किसके राज्य में गोल्ड का क्वाइन बना, किसने लीड का क्वाइन इशू किया। उसके बाद हम फॉरेन सोर्स पे आए और फॉरेन सोर्स में इतने सारे ट्रैवलर्स, राइटर्स को हमने पढ़ा। अब जो है कुछ मॉडर्न हिस्ट्रियंस का नाम लिखा गया है जो भी इम्पॉर्टेंट है, आज के मॉडर्न डे हिस्ट्री को समझने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे पहला है 1976 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। मनुस्मृति जो एक बुक है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कब किया गया था? 1776 ईस्वी में। कौन, और उसका क्या बोला गया था उसको? अ कोड ऑफ गेंटोस लॉ। उसके बाद सर विलियम जोन्स जो थे, सर विलियम जोन्स, उन्होंने क्या किया था? ट्रांसलेट कर दिया था अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में। तो 1776 में मनुस्मृति हुआ ट्रांसलेट, 1784 में या 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। उसके बाद विल्किंस ने ट्रांसलेट कर दिया भगवत गीता को 1785 में। भगवत गीता को विल्किंस ने ट्रांसलेट कर दिया 1785 में इनटू इंग्लिश। उसके बाद विंसेंट आर्थर स्मिथ ने पहला सिस्टमेटिक हिस्ट्री लिखा एंशिएंट इंडिया का। एंशिएंट इंडिया का सबसे पहला सिस्टमेटिक हिस्ट्री किसने लिखा? विंसेंट आर्थर स्मिथ। उसके बाद एल बसहम जो थे, उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था द वंडर दैट वाज इंडिया। किसने लिखा? एल बसहम ने। फिर पांडुरंग वेमन कैनन ने लिखा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। वो क्या था? एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया था, मतलब काफ़ी जानकारी देता था इसके बारे में। एंशिएंट सोशल लॉज एंड कस्टम के बारे में। फिर आर.सी. मजूमदार ने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के बारे में लिखा। आर.सी. मजूमदार जो काफ़ी फेमस नाम है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, वो हिस्टोरियन रहे हैं और उन्होंने बुक लिखा है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। उसके बाद आठवां जो राइटर्स हैं वो है डी.डी. कोसम्बी। उन्होंने बुक लिखा था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि बाद में पॉपुलराइज हो गया द सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965। तो इस बुक में उन्होंने क्या किया था? इस बुक में उन्होंने पॉलिटिकल जो हिस्ट्री बनता था उसको नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कन्वर्ट किया, ट्राई करने का। और इस तरह से हम पूरा जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेज जो शुरुआत करा था हमने फर्स्ट 1.1 चैप्टर का, ये एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें सोर्सेस पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा बुक्स एंड ऑथर्स, फिर हमने पढ़ा इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, मोनूमेंट्स, फिर फॉरेन सोर्स में ग्रीक राइटर्स,
चाइनीज राइटर्स, अरब ट्रैवलर्स, फॉरेन इंस्क्रिप्शन और मॉडर्न हिस्टोरियन के नाम। अब जो है सेकेंड टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो है द प्री हिस्ट्रिक एज। प्री हिस्ट्रिक एज जो है सेकेंड पेज के बाद थर्ड पेज में ही शुरू हो जाता है। तो थर्ड पेज में जितना उसका पोर्शन लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जो प्री हिस्ट्री एज का आगे वाला पेज होगा वो फोर्थ वीडियो यानी फोर्थ पेज वाले वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ, मुझे पूरा 380 पेज कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पे। और जो भी मेरे साथ बना हुआ है, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार में पूरा जीके ख़त्म किया करो। आप अलग अलग चैनल पे मत भटका करो, एक बार में बुक को लेके बैठो साथ में और पेज बाय पेज का वीडियो ऑन करो। पेज 1 कंप्लीट, पेज 2 कंप्लीट, पेज 3 कंप्लीट। इस तरह से टोटल वीडियो कंप्लीट कर लो, आपको एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो है प्री हिस्ट्रिक एज। तो प्री हिस्ट्री, अभी तो हमने सोर्सेज पढ़ लिया कि किस तरह से हम पास्ट के बारे में जानते हैं। अब आते हैं कि प्री हिस्ट्रिक एज जो है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से हमने एज में बांटा। तो हम जानते हैं कि अलग अलग टाइम पे लोग अलग अलग हथियार यूज करते थे यार। पहले के ज़माने में कुछ और करते थे, अभी हम रफ़ाल और F-35, F-21, MiG-21 ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में, लेकिन पहले के ज़माने में कुछ और करते थे। तो जो औजार, जो टूल्स हम यूज करते थे, उसके बेसिस पे जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड है उसको 3 भाग में बांटा गया। पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलेयोलिथिक एज का मतलब क्या होता है, उस समय हम क्या थे, हंटर्स थे यानी शिकारी थे और फूड गैदरर्स थे। पैलेयोलिथिक एज जो है वो, पैलेयोलिथिक एज को भी 3 भाग में बांट दिया गया है भारत में, और वो भी डिपेंड करता है किस तरह से हम पत्थरों का औजार यूज करते थे उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला जो अर्ली या लोअर पैलेयोलिथिक एज, अर्ली या लोअर पैलेयोलिथिक एज, ये शुरू होता है 5000 BC से लेके 50,000 BC तक। 5000 BC से लेके 50,000 BC तक क्या चलता है, अर्ली और लोअर पैलेयोलिथिक एज। उसके बाद इसमें क्या यूज करते थे, चॉपिंग टूल्स के लिए पेबल्स यानी पत्थरों का इस्तेमाल करते थे होमिनिड्स जो थे। और जो मोस्टली जो लोग थे वो फूड गैदरर थे, मतलब वो इकट्ठा करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, एक जगह से दूसरे जाकर इकट्ठा करते थे और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, जैसे मछली हो गया, बर्ड्स हो गए, इनका शिकार वो किया करते थे। और यूज करते थे क्या, हैंड एक्स, हाथ से चलाने वाला कुल्हाड़ी, क्लीवर्स, चॉपर्स, ये सब यूज करते थे। कुछ जो साइट है काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है, वो अर्ली पैलेयोलिथिक एज की साइट है। कश्मीर जानते हैं आप, थार डेजर्ट जो राजस्थान में है, दिदवाना वो भी राजस्थान में है, भीमबेटका का गुफा यानी जो मध्य प्रदेश में है, नागा अर्जुन कोंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, बेलन वैली कहाँ है, यूपी में, वैली ऑफ रिवर ऑफ सोन एंड सोहान कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान में। तो ये नागार्जुन कोंडा, सोन रिवर, बेलन रिवर, भीमबेटका, ये सब अर्ली पैलेयोलिथिक एज के साइट हैं जहाँ पे खुदाई करने के बाद हमें अर्ली पैलेयोलिथिक एज के लोगों के निशान मिले हैं। जो सेकेंड टाइप है पैलेयोलिथिक एज का वो है मिडिल पैलेयोलिथिक एज। 50,000 BC से लेके 40,000 BC तक मिडिल पैलेयोलिथिक एज बोला जाता है। इसमें छोटे पत्थर भी यूज करते थे, थोड़े फाइन पत्थर यूज करते थे और फ्लेक्स कल्चर का ये शुरुआत माना जाता है। इस टाइम पे लोग जो है वो फायर को कंट्रोल करना सीख गए थे और जिससे उनके पैटर्न ऑफ लिविंग जो जिस तरह से हो रहे थे उसमें काफ़ी सुधार आया था। उसके बाद कौन कौन सा यूज करते थे टूल्स, वो ब्लेड्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स। अब कुछ मेजर साइट्स जो कि जहाँ से मिडिल पैलेयोलिथिक एज के साइन मिलते हैं वो हैं मिर्ज़ापुर यूपी, चरकी, नेवसा महाराष्ट्र, भंडारपुर कहाँ, औरसंग वैली, बुहरबलांग वैली उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी। इन जगहों पे कहाँ क्या मिलता है, मिडिल पैलेयोलिथिक एज के साइन। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 3 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आगे वाले वीडियो में पेज नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, सी यू।